Dear students, welcome to the first class of Political Science. Today, we will discuss the Political Science syllabus for your exam. छात्रों, राजनीति विज्ञान के आज पहले लेक्चर में हम आपका स्वागत करते हैं। आज हम पूरा सिलेबस राजनीति विज्ञान का डिस्कस करेंगे। अगर हम मोटे मोटे तौर पे देखें तो राजनीति विज्ञान को पॉलिटिकल साइंस को 5 मेजर पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि मैंने लिखा है 5 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। पहला पार्ट पॉलिटिकल थ्योरी एंड थॉट, जिसको हम कहते हैं राजनीति सिद्धांत या विचार और सिद्धांत को हम डिस्कस करेंगे पहले पार्ट में। दूसरा पार्ट कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, तुलनात्मक राजनीति और पॉलिटिकल एनालिसिस, मतलब राजनीतिक विश्लेषण, जिसको हम कहते हैं विश्लेषण, वो करेंगे दूसरे पार्ट में। तीसरा पार्ट इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स, भारतीय राज व्यवस्था और राजनीति को हम तीसरे पार्ट में डिस्कस करेंगे। चौथा पार्ट है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, जिसको कि हम कहते हैं लोक प्रशासन में हम तमाम सारे ब्यूरोक्रेसी या नौकरशाही के बारे में और तमाम सारी चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे। पांचवा पार्ट जो है इंटरनेशनल रिलेशन का है, जिसको हम कहते हैं अंतरराष्ट्रीय संबंध में देश और देश के दूसरे देशों के साथ जो संबंध है उनको हम डिस्कस करेंगे। अब आगे बढ़ने से पहले मैं क्लियरली बताना चाहता हूं कि पॉलिटिकल साइंस या राजनीति विज्ञान को समझने के एक अप्रोच होते हैं। किसी भी सब्जेक्ट को समझने का कुछ अप्रोच होते हैं, उसको हम देखेंगे। तो राजनीति विज्ञान को पढ़ने का अप्रोच क्या है? पहला तो हम देखते हैं, एक तरफ किताबें होती हैं, फैक्चुअल इंफॉर्मेशन होती हैं जो हमको किताबों में, न्यूज़पेपर्स में या दूसरी जगह पे मिलती है। दूसरी चीज जो होती है वो है उसको एनालिसिस कैसे करते हैं, उसका विश्लेषण। राजनीति से विज्ञान एक प्राचीन सब्जेक्ट है, एक विषय है जिसका विश्लेषण करने का तरीका भी आना चाहिए, क्योंकि एक प्राचीन विषय के होने के साथ इसकी जो भाषा है उसमें विश्लेषण की आवश्यकता और ज्यादा पड़ जाती है। तो पहला पार्ट पे हम फोकस करते हैं। पहला पार्ट जैसे हमने बताया सिद्धांत और थॉट्स, जिसको हम कहेंगे विचार। इसमें हम देखते हैं कि क्या क्या चीजें डिस्कस करेंगे। इसमें आता है दर्शन, जिसमें राजनीति शास्त्र का दर्शन कब से शुरू होता है, क्यों होता है, ये सारी चीजें इसमें हम डिस्कस करेंगे। और अगर हम मोटे मोटे तौर पे जाएं तो देखते हैं कि राजनीति शास्त्र का, राजनीति विज्ञान की शुरुआत ही होती है राज्य को डिफाइन करने के लिए, राज्य की परिभाषा देने के लिए, किस तरह से राज्य की उत्पत्ति हुई, किन कंडीशंस में, किन हालात में राज्य की उत्पत्ति होती है। तो पहले पार्ट में हम राज्य को देखेंगे। दूसरे पार्ट में न्याय, जब न्याय की बात होती है या इंग्लिश में जस्टिस कहते हैं, तो राज्य का काम न्याय प्रदान करना भी है। तो अलग अलग समय में न्याय की परिभाषा क्या क्या रही है उसको भी हम देखते हैं, चाहे प्राचीन काल में न्याय किस तरह से था और मॉडर्न एज में न्याय किस तरह से होता है, पॉजिटिव जस्टिस, नेगेटिव जस्टिस, इस तरह की तमाम सारी चीजों को हम डिस्कस करेंगे। न्याय के साथ ही जुड़ी है चीज इक्वलिटी, जो बराबरी की बात करता है। बराबरी की बात आज के मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट में अगर देखें तो ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। बराबरी के ज्यादातर सिद्धांत जो हैं वो मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट में आते हैं। प्राचीन समय में बराबरी के कॉन्टेक्स्ट में कम चीजें लिखी गई हैं। इसके बाद जो अगला पार्ट है वो है राइट्स, जिसको हम कहते हैं अधिकार। आज के समय में जब से डेमोक्रेसी आती है या उदारवाद जब आगे बढ़ता है तो अधिकारों पे और ज्यादा फोकस और ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है। इसको भी हम डिटेल में बाद में डिस्कस करेंगे। अब हमने जैसा बताया कि डेमोक्रेसी में अधिकार भी है, बराबरी भी है, न्याय भी है। इसलिए प्रजातंत्र आज के समय में हमारा जाना पहचाना मॉडल है सरकारों का या राज्यों का, उसको हम डिस्कस करेंगे।
अब इस प्रजातंत्र में सबसे महत्वपूर्ण चीज जो आज के समय में है वो है पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज। पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज मतलब राजनीतिक विचारधारा, क्योंकि आज के समय में ज्यादातर प्रजातंत्र पॉपुलर डेमोक्रेसी की तरह काम करते हैं, इलेक्शंस पे डिपेंड करते हैं, तो विचारधारा उन इलेक्शंस में और ज्यादा महत्वपूर्ण चीज हो जाती है। तो हम डिस्कस करेंगे कौन कौन सी विचारधारा है, मेजर उदारवाद, मार्क्सवाद या इस तरह की समाजवादी विचारधारा, ये सारी विचारधाराओं को हम डिस्कस करेंगे बाद में। इसके बाद अगर हम आए तो बहुत, जैसा मैंने पहले शुरुआत में ही बताया कि राजनीति विज्ञान या पॉलिटिकल साइंस इज अ एंशिएंट सब्जेक्ट। तो उसमें हम देखेंगे भारतीय परंपरा में किस तरह से अलग अलग समय पे राजनीति के क्षेत्र में काम किए गए, उसको हम देखें तो बहुत सबसे पहले जो सबसे महत्वपूर्ण चिंतक आते हैं हमारे दिमाग में वो कौटिल्य हैं। कौटिल्य जिनको हम चाणक्य के नाम से भी जानते हैं या विष्णुगुप्त के नाम से भी जानते हैं, विष्णुगुप्त के नाम से भी जानते हैं, तो उनको हम डिस्कस करेंगे। दूसरा शांति पर्व। शांति पर्व महाभारत का एक खंड है जिसमें राजनीति के बारे में काफी कुछ लिखा है, जिसको हम डिस्कस करेंगे। धर्मशास्त्र, हमारे धर्मों में किस तरह से महाभारत के अंदर और दूसरे धर्मशास्त्रों में राजनीति के बारे में क्या उपदेश दिए गए हैं, उसको हम डिस्कस करेंगे। अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र का एग्जैक्टली मीनिंग अगर इंग्लिश में निकाले तो वो होता है इकोनॉमिक्स, लेकिन यहाँ पे अर्थशास्त्र का मतलब कौटिल्य के अर्थशास्त्र से है, और कौटिल्य का अर्थशास्त्र राज्य व्यवस्था के लिए है, ना कि वो सीधे सीधे इकोनॉमिक्स को डिस्कस करता है। हाँ, आर्थिक चीजों पे भी वो बात करता है, लेकिन राज्य व्यवस्था पे ज्यादा फोकस करता है। इसके साथ ही हमारी जो परंपरा में, इंडियन ट्रेडिशन में हम देखते हैं बुद्धिस्ट परंपरा भी काफी कुछ राजनीति के बारे में कहती है, राजनीति के साथ साथ कला के बारे में भी कहती है, लेकिन वो सारी चीजें जुड़ी हुई हैं राजनीति से। अगला हम देखते हैं, जैसे हमने बात की एंशिएंट टाइम में, एक तरफ तो भारतीय परंपरा में तमाम सारी राजनीतिक विश्लेषण हो रहे थे, उसी समय में अगर हम देखें तो ग्रीक पॉलिटिकल थॉट, जिसको हम बहुत से लोग वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट के सेंस में भी लेते हैं, ग्रीक पॉलिटिकल थॉट में प्लेटो जैसे चिंतक आ रहे हैं, और उन्होंने भी राज्य के बारे में अपने विश्लेषण दिए कि किस तरह से राज्य हो सकते हैं। उसमें वो दार्शनिक राजा की बात करते हैं, जैसा कि हमको मालूम है। अब हम जब प्लेटो को पढ़ते हैं तो प्लेटो के साथ साथ उनके गुरु सुकरात को भी पढ़ना पड़ता है, ऑल्दो हमारे इस कॉन्टेक्स्ट में नहीं है सुकरात, क्योंकि सुकरात ने अपने से कुछ भी नहीं लिखा, जो भी लिखा गया है प्लेटो के द्वारा ही लिखा गया, तो प्लेटो के कॉन्टेक्स्ट में ही सुकरात को हम पढ़ते हैं। अब उन्हीं के शिष्य हैं अरस्तु, जो प्राचीन ग्रीक पॉलिटिकल साइंस में बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं, महत्वपूर्ण योगदान है इनका, इनको भी हम पढ़ेंगे, राज्य के बारे में इनके विचार पढ़ेंगे, और किस तरह से वो प्लेटो की आलोचना करते हैं कि प्लेटो कुछ ज्यादा ही आदर्शवादी हो गए हैं। इस सब चीजों को हम देखेंगे कि आदर्शवाद की जो आलोचना है वो अरस्तु के सेंस में हम देखेंगे। इसके बाद अगर हम देखें तो अगले हमारे थिंकर आते हैं यूरोपियन थॉट में मैकियावेली, लेकिन थोड़ा सा रुकते हैं कि मैकियावेली का जो 15वीं शताब्दी है और प्लेटो के बीच का जो पीरियड है यूरोपियन थॉट्स में, यूरोप के विचारों में, इसको हम डार्क एज कहते हैं। इसमें कोई नए थिंकर या नए विचारक या महान विचारक नहीं पैदा होते हैं। 15वीं शताब्दी में मैकियावेली इटली के अंदर आते हैं और अपनी राज्य की परिभाषा फिर से देते हैं कि किस तरह से राज्य को शक्तिशाली होना चाहिए। शक्तिशाली होने के साथ साथ उनका जो प्रिंस है, जिसको वो कहते हैं कि प्रिंस के अंदर क्या क्या अच्छाइयां होनी चाहिए, उसमें वो कहते हैं कि प्रिंस के अंदर नैतिकता नहीं होनी चाहिए, प्रिंस सर्वशक्तिमान होना चाहिए। इस तरह की चीजें जो यथार्थवाद को आगे बढ़ाती है, यथार्थवाद की शुरुआत कह सकते हैं यहीं से हो जाती है। हॉब्स जो कि एक लिबरल उदारवादी चिंतन के शुरुआत करने वाले चिंतकों